स्वागत है दोस्तों आपका। नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। नदियों में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, उनको अपने को ध्यान देना है। सब चीज़ों को रटना नहीं है, सब चीज़ों को याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उनकी लंबाई इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जा सकती है। जो 3 नदियाँ में, जैसे त्रिवेणी संगम, आज हम बनास में पढ़ेंगे 3 त्रिवेणी संगम, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा वो किन पहाड़ियों से, ऐसे क्वेश्चन जो किन पहाड़ियों से निकलते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो हमें ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट नदियाँ जो हैं वो तो हमें पढ़नी है, उनके उद्गम स्थान तो हमें याद करने ही हैं। इनके अलावा उनकी सहायक नदियों के बारे में भी हमें देखना है कि किस किस की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उनकी लंबाई के बारे में, वो किन किन जिलों से गुजरती है, इनको भी अपने को ध्यान रखना है। तो आज हम बनास नदी के बारे में चर्चा करेंगे। जो बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है, उसका जो है वो अपवाह क्षेत्र किन किन जिलों से होकर गुजरता है, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि बनास नदी जो है वो किन किन जिलों से गुजरती है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये राजस्थान है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बनास नदी एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ एक मुख्य नदी के रूप में है। आज के टॉपिक में बनास नदी तंत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का एक हिस्सा है। हमने इससे पहले चंबल नदी तंत्र के बारे में पढ़ा है। अब बनास नदी तंत्र जो है वो एक मुख्य तंत्र हो गया है और उसकी सहायक नदियाँ अब हम पढ़ेंगे। पहले चंबल नदी में बनास नदी उसकी सहायक नदी थी, अब बनास नदी तंत्र में उसकी सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और बनास नदी मुख्य नदी रहेगी। तो अब देखते हैं बनास नदी का सबसे पहले उद्गम स्थान। आप मैप पे समझ लीजिए आराम से, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। मैप से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाता है कि कौन सी सहायक नदी किस समय मिल रही है, त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों द्वारा बनाया जा सकता है। तो मैप के अनुसार देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी जो है वो निकलती है राजसमंद से। ज़्यादातर नदियाँ हैं राजस्थान की या तो राजसमंद से निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, या राजसमंद से निकलती है, उदयपुर से निकलती है, या मध्य प्रदेश से आती है। इन तीनों से ही मुख्य रूप से नदियाँ आती है। तो बनास जो है, बनास नदी राजसमंद यहाँ है, राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से निकलने के बाद वो उदयपुर जाती है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ जाती है, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इस तरह से गति करती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मैप में। आपको इसकी समझना है कि नदियों में कौन सी सहायक नदी मिल रही है, ये किन किन जिलों में से होकर जा रही है। सबसे पहले राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियाँ, जिन्हें जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, यहाँ से बनास नदी निकलती है। इसके बाद ये नदी उदयपुर में जाती है। उदयपुर में जाने के बाद ये चित्तौड़गढ़ जाती है। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये ज़िले हैं बनास के। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए बनास नदी जो है कहाँ से निकलती है। बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद में है खमनोर की पहाड़ियाँ। देखो खमनोर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ और विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ और गोगुंदा की पहाड़ियाँ, इन चारों में से कोई ना कोई नदी निकलती है। तो एग्ज़ाम में ये चारों पहाड़ियों का नाम देके आपको सुमेलित करो, जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपको ऐसा डाउट कंफ्यूज किया जा सकता है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, वहाँ से बेडस निकलती है। दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी निकलती है। विजराल ग्राम की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है और खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। तो इन चीज़ों को, नदियों में चैप्टर बड़ा है लेकिन कौन कौन से बिंदु आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो एक ये पॉइंट है कि पहाड़ियों वाला, कि कौन कौन सी पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। तो ये अपने को क्लियर रखना है। अब यहाँ से राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से भीलवाड़ा, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, और ये सवाई माधोपुर में यहाँ फिर चंबल नदी में मिल जाएगी बनास नदी। तो ये एक त्रिवेणी संगम है चंबल, बनास और सीप का। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जाएगी। अब बात करते हैं, ये बनास नदी का हो गया सेंटर। अब इसमें सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कोठारी नदी। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियों से। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियों से। तो कोठारी नदी जो है यहाँ से हमने माना राजसमंद में दिवेर है, यहाँ से निकलती है। ये अपन इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ से कोठारी नदी, सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? कोठारी नदी। कोठारी नदी जाती है और भीलवाड़ा में। कहाँ मिलती है? भीलवाड़ा में। सबसे पहले कौन सी नदी बनास नदी में मिलती है? यहाँ से बनास नदी सिंगल बहती है, बहती भीलवाड़ा तक जाती है। भीलवाड़ा ज़िले में मांडलगढ़ पर, कहाँ पर? मांडलगढ़ में ये कोठारी नदी उसमें आकर मिलती है। सबसे पहले कोठारी नदी मिल गई। इसके बाद करते हैं हम बेडज की बात करते हैं। किसकी? बेडज की। बेडज नदी जो है वो निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियाँ।
कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से, ये उदयपुर से गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। और ये इसके आगे यहाँ जाकर थोड़ा सा आगे मांडलगढ़ से आगे बिगोद आता है, बिगोद में जाकर फिर किस में मिल जाती है? बनास नदी। ये मुख्य नदी बनास है, उसमें जाके मिल जाती। ये बेड़च हो गई, ये कोठारी हो गई। कोठारी नदी जो निकली है ये निकली है कोठारी की नदी। कोठारी जो नदी है निकली दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियों से सीधा कहाँ जाई? भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल गई। जबकि बेड़च नदी जो है ये उदयपुर से निकली है गोगुंदा की पहाड़ियों से, और ये जाकर यहाँ मिल जाती है बिगोद में, बनास नदी में जाके मिल जाती है। अब बात करते हैं ये हमने बेड़च पढ़ी है तो इसलिए यहाँ से देख लेते हैं अपन। एक नदी आती है एमपी रतलाम से, एमपी में रतलाम है, वहाँ से एक नदी आती है उसका नाम है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी आती है और सीधा यहाँ चित्तौड़गढ़, ये कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में आकर बेड़च में मिल जाती है। ये बेड़च नदी है, इसमें आकर मिल जाती है। ये कौन सी है? गंभीरी नदी। कौन सी है? गंभीरी, गंभीरी नदी। तो गंभीरी नदी राजस्थान में केवल एक जिले में बहती है, चित्तौड़गढ़ में। सीधा नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से आएगी और बेड़च में मिल जाएगी। तो ये गंभीरी नदी को अपने याद रखना है, मानचित्र से याद रहेगा। गंभीरी नदी एमपी रतलाम से आती है, नींबाहेड़ा से आती है और बेड़च में मिल जाती है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं एक अन्य नदी है, वो है, सबसे पहले हमने कोठारी की बात कर ली, सबसे पहले कोठारी नदी मिल गई। उसके बाद हमने की बात बेड़च की, बेड़च के बाद गंभीरी की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन मेनाल। मेनाल एक छोटी सी नदी है। मेनाल जो बेगू में मांडल की पहाड़ी से निकलती है, भीलवाड़ा की है, यहाँ से निकली और छोटी सी यहाँ आके मिल गई। तो ये एक नदी, ये दूसरी बेड़च नदी और ये तीसरी चंबल नदी। तो ये हो गया पहला त्रिवेणी संगम। कौन सा? पहला त्रिवेणी संगम जो बनास नदी पर बनता है वो कौन सा है? बनास खुद मुख्य नदी, सहायक नदी कौन सी है? बेड़च और मेनाल। इस तरह ये पहला त्रिवेणी धाम हो गया, पहला त्रिवेणी स्थल हो गया। ठीक है, इस ये बन गया। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक नदी आती है खारी नदी। खारी नदी निकलती है विजराल ग्राम की पहाड़ियों से। कहाँ से? विजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है खारी नदी, वो भी राजसमंद से। तो राजसमंद से निकलती है और यहाँ टोंक में आकर, वो सीधा टोंक में आकर बनास नदी में मिलती है। खारी नदी टोंक जिले में आकर बनास नदी में मिलती है। ठीक है, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक में आकर मिलती है, टोंक में ये बनास नदी है। इसके अलावा एक डाई नदी आती है अजमेर में, अजमेर से आती है डाई नदी। किशनगढ़ की पहाड़ियों से डाई नदी आती है और इस तरह 3 नदियों का त्रिवेणी संगम एक और बन गया। ठीक है, तो ये टोंक में है राजमहल, टोंक राजमहल में, राजमहल टोंक। ठीक है, ये त्रिवेणी क्वेश्चन जो त्रिवेणी संगम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तीनों नदियों का पूछ लिया जाता है ये कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो राजमहल टोंक में हो गई बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी नदी। ये खारी नदी विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से आती है और बनास नदी में आके मिलती है राजमहल टोंक में। इधर ऊपर से नदी आ रही है डाई नदी। ठीक है, ये दूसरा त्रिवेणी संगम हो गया। इसके बाद बनास नदी आगे चलकर बनास नदी में एक मोरेल नदी, कौन सी? मोरेल नदी, जयपुर से आती है मोरेल नदी। ठीक है, और एक काली सिल, काली सिंध नहीं है, काली सिंध चंबल नदी वाली में है, काली सिल है। और एक काली सिल करौली से आती है। कहाँ से? करौली से आती है और किस में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। तो ये हो गई काली सिल और मोरेल नदी, काली सिल और मोरेल, ये हो गई काली सिल। काली सिल करौली से आती है केला देवी के पास से, और ये हो गई मोरेल जो कि जयपुर से आती है बस्सी के पास में। ठीक है, बस्सी, मोरेल बस्सी जयपुर। और एक काली सिल आती है करौली से। ठीक है, ये वाली नदी हो गई खारी नदी। ठीक है, ये वाली जो नदी है ये सबसे पहले मिली कोठारी नदी। ठीक है, ये मुख्य बनास नदी है, ये बेड़च। ठीक है, ये गंभीरी हो गई। ठीक है, इस तरह से ये मुख्य नदियां हैं बनास नदी तंत्र की। ठीक है, तो इसको अपने को मैप से याद रखना है कि सबसे पहले त्रिवेणी संगम बनास, बेड़च और मेनाल का होता है। उसके बाद आगे चलकर ये खारी नदी और इधर से आ रही डाई नदी, ये डाई नदी है। ठीक है, और खुद बनास, ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद यहाँ फिर लास्ट में एक और बनता है बनास, चंबल और सीप का। तो ये बनास नदी तंत्र है। बनास नदी 480 किलोमीटर में फैली हुई है, 480 किलोमीटर तक है। और टोंक को हमेशा ध्यान रखना है, टोंक को 2 भागों में बांटती है। यहाँ पर टोंक जिला है और टोंक जिले के बिल्कुल मध्य में से गुजरती है, टोंक जिले के बिल्कुल मध्य में से गुजरती है।
बनास नदी। तो टोंक को 2 भागों में विभाजित करती है बनास नदी, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि झुंझुनू को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है, कांतली नदी। कांतली नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है और टोंक को 2 भागों में बनास नदी बांटती है। तो ये हो गया बनास नदी का स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोठारी नदी की। कौन सी? कोठारी नदी, क्योंकि बनास में सबसे पहले ये मिलती है। इससे पहले बनास का पढ़ लेते हैं। बनास नदी, बनास नदी। बनास नदी में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, जो काफ़ी कॉमन हो गया वैसे तो, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है, 480 किलोमीटर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी है घग्गर नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है कांतली नदी, ठीक है। और सबसे छोटी अंतर्प्रवाही नदी भी हमने पढ़ी थी, वो है काकनी, मसूरदी, जोधपुर में, ठीक है। तो ये हुआ बनास नदी के बारे में। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। टोंक को 2 भागों में बांटती है। टोंक जिले को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में, ठीक है। टोंक जिले को 2 भागों में बांटती है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद तीसरा जो है बनास नदी के बारे में, इसमें कौन कौन से त्रिवेणी संगम मिलते हैं उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक तो सबसे पहले जो है वो बनता है त्रिवेणी बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा। बनास, बेड़च और मेनाल, ये तो हो गया पहला। दूसरा है राजमहल टोंक, राजमहल टोंक। इसमें है बनास, खारी और डाई। तीसरा है चंबल नदी जब मिलती है वो है सवाई माधोपुर। चंबल, बनास और सीप, ठीक है। ये हो गए कुछ बेसिक स्टार्ट के। इसके अलावा इसका जो उपनाम है, इसके उपनाम है वो है वशिष्ठी, वशिष्ठी और वन की आशा। बनास क्या है? वन की आस है, मतलब वन की आशा है, ये इसके उपनाम है। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़िलों से जाती है। हमने मैप में पढ़ा है, फिर भी एक बार थ्योरी में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम पढ़ते हैं। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ, उद्गम, उद्गम कहाँ से है? खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ या जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, एक ही बात है। जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ भी इसको बोलते हैं, जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ या जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। राजसमंद में, कहाँ पर है? राजसमंद में, कुंभलगढ़ के पास है, राजसमंद में, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ जाती है? राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। ये इसके प्रमुख ज़िले। बनास नदी जो है इसके प्रमुख ज़िले ये हैं जहाँ से बनास नदी गुजरती है, जबकि इसके जो बेसिन है वो 12 ज़िलों में है। और ये गुजरती कितने में से है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। इसके बाद बात करते हैं अपन
बेड़च। ठीक है, पहले कोठारी नदी देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसमें कोठारी नदी मिलती है। कोठारी नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से, राजसमंद। तो हमें ये पहाड़ियों का नाम याद रखना है, राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियों से। कोठारी नदी राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद से भीलवाड़ा जाती है, और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास बनास में मिलती है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कहाँ मिलती है, मांडलगढ़ के पास बनास में मिलती है। कौन सी? कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? राजसमंद दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, एक हमें याद रखना है बागोर सभ्यता। कौन सा इंपॉर्टेंट है? बागोर सभ्यता किस नदी के पास में है? तो कोठारी नदी की। क्योंकि एग्जाम में सभ्यताओं के बारे में पूछा जा सकता है कि जो बागोर सभ्यता है वो किसके पास में है। आहड़ सभ्यता किस नदी के पास में है? तोरावाटी जो मैंने पढ़ा था, तोरावाटी प्रदेश पढ़ा था। गणेश्वर सभ्यता जो पढ़ी थी वो कांतली नदी के पास में है। तो सभ्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो बागोर सभ्यता किसके पास में है? कोठारी नदी के पास में। ये कोठारी नदी निकलती कहाँ से है? राजसमंद से। राजसमंद में भी ये याद रखें दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। कहाँ पर? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में किस में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। तो ये पहली नदी है जो बनास नदी में मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद दूसरी नदी है, वो है बेड़च। बागोर याद रखें, दिवेर की पहाड़ियाँ, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरा है बेड़च, दूसरी नदी है बेड़च नदी। बेड़च में क्या रखना है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोगुंदा की पहाड़ियाँ है कहाँ पे। कुछ लोग समझते हैं राजसमंद में है और कुछ उदयपुर में। तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से बेड़च नदी निकलती है। ठीक है, बेड़च नदी जो है ये भीलवाड़ा में मेनाल, चित्तौड़गढ़ जाती है। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा में बिगोद है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम में मिल जाती है बेड़च, मेनाल और बनास। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेड़च नदी से रिलेटेड कि बेड़च नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? गोगुंदा की, दिवेर की, विजराल ग्राम की। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में। तो बेड़च में याद रखना है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर से। और क्या याद रखना है इसमें? बेड़च जो है गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है तो निकलने के बाद आयड़ नदी के रूप में कहलाती है, जब तक कि वो उदय सागर में नहीं मिल जाती है। उदय सागर एक छोटी सी तालाब या झील है छोटा सा, तो उसमें गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद उसे आयड़ नदी बोलते हैं। और उसकी सभ्यता कौन सी है? आयड़ सभ्यता। आयड़ सभ्यता वो बेड़च नदी से ही संबंधित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आयड़ सभ्यता किस नदी से संबंधित है या किस नदी के पास में है? तो बेड़च नदी के। हमें तो केवल यह याद रखना है बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। ठीक है, और कौन सी सभ्यता है इसके पास में? आयड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता या आयड़ सभ्यता, दोनों में से एग्जाम में आयड़ भी आ सकता है, आयड़ और आहड़। ठीक है, तो एक जैसे शब्द हैं, वो किसके संबंधित है? बेड़च नदी से संबंधित है, क्योंकि आयड़ इसका नाम था और आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता किसके पास में है? बेड़च नदी के पास में है। ठीक है, ये हो गया बेड़च से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्या है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ और आयड़ सभ्यता। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं जो मेनाल नदी की बात हुई है। मेनाल जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? भीलवाड़ा से ही निकलती है, भीलवाड़ा से। ठीक है, बेगू के पास, और आपको देखना हो तो बेगू के पास मांडल की पहाड़ियों से। ठीक है, भीलवाड़ा के बेगू के पास मांडल की पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा में ही कौन सी जगह? बिगोद में जाकर बनास में मिल जाती है। कहाँ पर? बिगोद में। बिगोद है, वहाँ पर ही बेड़च, मेनाल और बनास। ये मेनाल आ गई, तो यहाँ पर किस में मिल जाती है? त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। तो ये हुई अपनी मेनाल नदी, बेड़च हो गई, कोठारी हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं खारी नदी की।
खारी नदी। खारी नदी जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विजराल ग्राम की पहाड़ियों से, ठीक है, विजराल ग्राम, और ये भी कहाँ पे है, राजसमंद में है। तो दिवेर भी राजसमंद में है और विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ भी राजसमंद में है। तो विजराल ग्राम की पहाड़ियों से। खारी नदी कहाँ से निकलती है, विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, राजसमंद। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो शब्द है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, और वो भी खारी नदी के लिए, ठीक है। विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। और टोंक राजमहल, राजमहल टोंक अजमेर जाती है, अजमेर के बाद टोंक जाती है। तो राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम कौन सा है, खारी डाई और बनास, इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये त्रिवेणी संगम आपको याद रखना है। और विजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है, खारी नदी। और खारी नदी में जो डाई नदी है, ये डाई नदी निकलती है किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, अजमेर, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है, ठीक है। डाई नदी अजमेर से निकलती है, केकड़ी के पास से होती हुई जाती है, टोंक राजमहल में जाकर किस में मिल जाती है, खारी नदी में। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नदी है, वो है कालीसिल। कालीसिल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो करौली से निकलती है, साथ में केला देवी मंदिर के पास से गुजरती है। कालीसिल आती है करौली में, सपोटरा की पहाड़ियाँ, करौली में सपोटरा की पहाड़ी वहाँ से निकलती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है केला देवी के मंदिर पास में है, इसलिए केला देवी मंदिर के पास कौन सी नदी गुजरती है, केला देवी मंदिर के पास से, कालीसिल नदी। तो इसलिए याद रखना है अपने को, नदियों में भी वो पॉइंट ढूंढना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। पूरी नदी को रटना नहीं है, सब कुछ नहीं रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। केला देवी मंदिर के पास होने की वजह से इंपॉर्टेंट है। कालीसिल नदी किस मंदिर के पास में है, केला देवी मंदिर के पास में। और उसके बाद करौली से सवाई माधोपुर में आकर बनास नदी में मिल जाती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि केला देवी मंदिर के पास है, ठीक है। दूसरी मोरेल जो इसके साथ में आकर मिलती है बनास नदी में, वो निकलती है बस्सी जयपुर से, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये कालीसिल है, क्योंकि ये केला देवी मंदिर के पास में से गुजरती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं बनास नदी से संबंधित। इसके अलावा सहोदरा है, ढूंढ है, वो सहोदरा जो है वो अजमेर से निकलती है, टोंक में आकर बनास नदी में मिल जाती है। ये नदियाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमने पढ़ा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने को पढ़नी है, सारा मटेरियल पढ़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, उन नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये थे बनास नदी तंत्र की कुछ नदियाँ, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। इसके अलावा मानसी नदी और मानसी नदी जो है वो भी एक नदी है, ठीक है। मानसी नदी भीलवाड़ा से निकलती है, और वहीं पर एक फूलिया जगह है भीलवाड़ा सापुरा के पास में, वहीं पर आकर खारी नदी में मिल जाती है। तो ये कुछ अन्य नदियाँ जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमने सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है वो नदियाँ इंपॉर्टेंट है, जो पहाड़ियों के बारे में पढ़ा है वो नदियाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई बनास नदी तंत्र की कुछ नदियाँ। इसके बाद हम अगला पॉइंट बाणगंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो इन नदी तंत्र से रिलेटेड चंबल नदी तंत्र हमने पढ़ा, बनास नदी तंत्र हमने पढ़ा। इसके अलावा अंतःप्रवाही तंत्र जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन तीनों नदी तंत्र को आपको पढ़ना है। इसके बाद हम अगना नदी तंत्र जो है, लूणी नदी तंत्र और बाणगंगा नदी तंत्र की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ हम जो परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में काफ़ी परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन अलग है और परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन अलग है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।